रियासत की तामीर और उसके मुताबिक शनाख्त के रूसी उसूल की खासियत क्या है? शनाख्त वही है जो हमें मुत्तहिद करती है। रूस की तारीख पर नजर डालें। हमारा पहला रूस कैसा है? लाडोगा लेदग्रास किया है? ये थोड़ा सा है। थोड़ा सा। दारुल हुकूमत लाडोगा है, करीब ही करेला कला है। आबादी में से आधे से ज्यादा करियल और फनाउगर है। यानी लाडोगा रूस की असल आबादी यहां तक के सिलो भी नहीं थे। क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि रूस और सिलो एक ही चीज है। नहीं, ये मुख्तलिफ उसूल हैं, समझे। यानी लाडोगा रूस की बुनियाद रखी गई थी। लाडोगा रूस ने रियासती तामीर के कुछ उसूल वज़ा किए। ये उसूल नौविग वरूद रूस पर फैले, फिर कैफ रूस तक पहुंचे, फिर कुछ अरसे के लिए मध्यम हो गए और बाद में मास्को की सल्तनत की शक्ल में दोबारा जिंदा हुए, जो रूसी सल्तनत और सोवियत यूनियन के पैमाने तक फैल गई, यानी कलिनिंग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। यानी वो उसूल जो वज़ा किए गए थे वो हमसाया सल्तनतों के उसूलों से बेहतर साबित हुए। उस्मानी सल्तनत, लंगले तैमूर की सल्तनत, जर्मन सल्तनतें, शार्लमैन की सल्तनत, पोलिशल तेबुएं सल्तनत वगैरह। उसूल बेहतर थे, यानी रियासती तामीर का मॉडल नताइज के लिहाज से ज्यादा मुअस्सिर साबित हुआ। नतीजा एक इलाका है। यानी असल चीज तो यहाँ नस्ल नहीं बल्कि असल चीज मॉडल है। वही नवाबगर लोग, वो तो नस्ली तौर पर हंगरियों के रिश्तेदार है। बस फर्क ये है कि हंगरी वहां हैं, ये यहाँ हैं। बस देखें, ये रियासती तामीर के उसूलों पर मुनहसिर है। रूसी रियासती तामीर का उसूल शुरू से ही कसीर अल कौमी और कसीर अल मजहबी रहा है। रूस एक ही वक्त में रियासत भी है और तहजीब भी। तहजीब में क्या फर्क होता है? वो अपने तामीराती उसूलों में फर्क रखते हैं। ये उसूल दिफाई और हिफाजती रियासत का है। उसका क्या मतलब है? इस इलाके में इंग्लैंड या जर्मनी या चीन के बरक्स यूं हुआ कि ये इलाका दरमियान में वाक़ है और इसी वजह से इस पर हमेशा दबाव रहा। इससे टुकड़े अलग करने की कोशिश की गई। ये तो मंतकी बात है, आखिर कौमों के दरमियान मुकाबला है। इसी तरह मगरिब और मशरिक से शायद शुमाल के अलावा हमेशा हमले होते रहे, लोगों को गुलाम बनाने, इलाके पर कब्जा करने या किसी अलगार के लिए। और उसी तरह यहाँ की कौमों ने जिंदा रहने के लिए एक मुनफरिद तर्ज हुकूमत का फार्मूला तैयार किया। ये फार्मूला क्या था? हम मुख्तलिफ हैं, हम मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, हमारी अकीदे भी अलग अलग है, लेकिन हमें ये बात जोड़ती है कि हम सब इकट्ठे रहना चाहते हैं। हम बस जिंदा रहना चाहते हैं और जिंदा रहने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। यानी ये एक मजबूरी थी। ये मजबूरी है अगर जिंदा रहना है तो। और उसी मकसद के लिए हम अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हैं और एक मुत्तहिद रियासत बनाते हैं। और ये रियासत अगले मरहले में बका के लिए एक हुकूमती निज़ाम बनाती है, फौज, पुलिस, रियासती तहफ़्फ़ुज़ वगैरह। फौज को एक ही जबान की जरूरत होती है, दुरुस्त है ना? जी हाँ। और फिर शनाख्त की दूसरी सतह जबान की सूरत में सामने आती है। यानी पहली सतह दिफाई है, हम सब एक ही बनकर में हैं। दूसरी सतह, हमने एक रियासती निजाम बनाया है जो एक ही जबान बोलता है। ये जबान रूसी निकली। इसी वजह से रूसी जबान किसी एक कबीले या किसी एक कौम की जबान नहीं है जो पहले से मौजूद थी, बल्कि ये रियासती तामीर के अमल में उभरने वाली जबान है। यानी ये रियासती तामीर की एक मुरक्कब जबान है। और दरअसल ये दूसरी शनाख्त है, और ये शनाख्त रूसियों के तारीखी तसव्वुर पर भी लागू होती है। और ये बात 1897 की मरदुम शुमारी में बहुत अच्छी तरह बयान की गई है। कोई भी नाज़िर इसे देख सकता है और जान सकता है कि 1897 में रहने वालों के नज़दीक रूसी उसे किया मुराद थी, और जिन्होंने अपनी दस्तखत के साथ मरदुम शुमारी में हिस्सा लिया वहां 120 मिलियन लोग थे। रूसी वो है जो पैदाइश से रूसी जबान बोलता है, बस ये वाहिद मेयार है। हाँ, वो इसके साथ साथ ऑर्थोडॉक्स अकीदे का भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। यानी मरदुम शुमारी में ये मुख्तलिफ तसव्वुरात है। यानी ईमान का तसव्वुर है,
जबान का तस्वुर है जैसे लफ्ज रूसी जो जुबान के लिए सिफत के तौर पर आता है और फिर वहाँ माशी हालात हैं और बहुत कुछ और भी है। इस मरदूम शुमारी में 16 निकात थे। यही वो शनाख्त का निज़ाम है जो शुरू में बनाया गया था और उसी के मुताबिक पूरा रियासती ढांचा तश्कील दिया गया। यही निज़ाम है जिस पर मैं जोर देता हूँ जो दूसरों से मुख्तलिफ है। इसकी ताकत और कमजोरी किस चीज में है? इसकी ताकत यह है कि यह बहुत तेजी से फैलने का मौका फराहम करता है और यह बात इलाके के लिहाज से भी है क्योंकि कोई भी इलाका इस रियासती निज़ाम के साथ आसानी से हम आहंग हो जाता है जो वजूद में आता है और आबादी के लिहाज से भी, यानी आबादी तेजी से बढ़ सकती है क्योंकि शनाख्त इस तरह नहीं चलती। और मिसाल के तौर पर जर्मनों के यहाँ ये कवानीन की शक्ल में था। राख के दौर में हिटलर के तहत ये कवानीन थे, मैं जोर देता हूँ, जो इस वक्त नहीं बनाए गए थे बल्कि वो जर्मन रियासत की तामीर के पिछले तारीखी तजुर्बे को बयान करते थे। इसमें लिखा था कि जर्मन वो है आर्याई जिसके 7 नस्लों तक जर्मन हो। समझ रहे हैं? यह खून का उसूल है जबकि रूसी उसूल सकाफत का उसूल है। जबान और सकाफत से मुराद सबसे पहले जबान है यकीनन, और ये भी कि कानूनी नुक्ता नजर से पैदाइश की जबान अहम है। यानी अगर बच्चा पहला लफ्ज माँ रूसी जबान में कहे तो रूसी रियासती उसूलों के मुताबिक वो रूसी शुमार होता है। सोवियत यूनियन सबसे इंसान दोस्त रियासती उसूल का वारिस था मुसाबकती जिदोजहद के मुकाबले में, क्योंकि इसकी रियासती साख्त दिफाई और हिफाजती नौयत की। यानी रूस और सोवियत यूनियन, खास तौर पर रूसी सल्तनत ने अपनी पॉलिसी इस तरह बनाई कि वो दूसरी जमीनों पर कब्जा सिर्फ नौआबादियाती इस्तेहसाल के लिए ना करें। यानी अगर रूसी सल्तनत में इलाके शामिल होते थे और वो बहुत बड़े इलाके होते थे तो वो नौआबादियात के तौर पर नहीं आते थे बल्कि एक मजबूत रियासत की सलामती और ताकतवर मुसाबकती जिदोजहद के लिए तौसी की जाती थी। मिसाल के तौर पर जॉर्जिया और आर्मीनिया ये क्यों शामिल हुए? इसलिए कि उस्मानी सल्तनत के रियासती निज़ाम के उसूल मुख्तलिफ थे। रूसी सल्तनत के उसूल ऐसे थे कि लोग वहां रह सकते थे, तरक्की कर सकते थे, मुल्क की अशराफिया में शामिल हो सकते थे, जैसे बागरतियोन वगैरह जनरल बन सकते थे। असूल ना है ना, यानी तरक्की का रुख बस दूसरी तरफ था। आर्मीनिया जॉर्जिया की अंदरूनी तरक्की नहीं बल्कि एक पूरी सल्तनत की अशराफिया बनने की तरफ। वैसे जब जॉर्जिया शामिल हुआ तो रूसी सल्तनत में नवाबों यानी शहजादों की तादाद 1/3 बढ़ गई। एक मजाक मशहूर है, वहां हर तीसरा आदमी शहजादा है। और फिर भी उन्हें तस्लीम किया गया और शहजादे का दर्जा तो अल रूसी था, सिर्फ जॉर्जियाई नहीं। लेकिन ये एक उसूल था, एक तरीकाकार था।